हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ETS तक की बात की थी, एरोबिक रेस्पिरेशन रिकॉम्बिनेंट मैकेनिज्म की बात की थी अपन लोगों ने। ठीक है, आज बात करते हैं अपन लोगों एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। वायु शोषण की क्या क्षमता है, वायु शोषण जो है कितना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? अपन बात करें कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन ग्लूकोज का, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में लगभग 2870 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। क्लियर है? और बात करें अगर एक एटीपी मॉलिक्यूल में, तो एक एटीपी मॉलिक्यूल में लगभग 34 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। क्लियर है? तो वायवीय श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में लगभग कितनी एटीपी बनती है? 38 एटीपी बनती है। क्लियर है? तो 38 इंटू 34 क्लियर, क्या हो जाएगा? लगभग 1292 किलो कैलोरी। अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं, तो क्या करेंगे? 1292 डिवाइड बाय 2870 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? इसको जब अपन कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, लगभग अपना कितना आएगा? 45% आंसर आएगा। क्लियर? इसका मतलब वायवीय श्वसन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी? 45%। यानी कि कोई भी अगर कार्बनिक यौगिक है, जो है ग्लूकोज है चाहे फैट है, अगर हम बात करें ग्लूकोज की बात करें तो उसमें अगर ब्रेकडाउन होता है, उसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो लगभग कितनी एनर्जी से रिलीज होती है? 45% एनर्जी जो है क्या होती है? रिलीज होती है। क्लियर है? आगे बस, तो ये हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की जो है एफिशिएंसी निकाली है। अब एनारोबिक की देखेंगे हम लोग कि एनारोबिक की जो एफिशिएंसी है लगभग 7% से कम होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी 7% से भी कम होती है, क्योंकि वहां हम देखते हैं केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितनी एटीपी बनती है? 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब देखिएगा कि इसके बाद हम बात करते हैं कि हम लोगों ने फैट ऑफ जो है पायरुविक एसिड देखा था। ठीक है, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है या फिर साइटोप्लाज्म में रहता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसका कंप्लीट मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लियर? आप अगर इस साइटोप्लाज्म में रहते हैं तो इसका क्या है? तो अब बात कर रहे हैं हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। किसकी बात कर रहे हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। अवायवीय श्वसन की। डियर, अवायवीय श्वसन को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। ये कह लो कि फर्मेंटेशन अवायवीय श्वसन का ही प्रकार है, किण्वन कहते हैं। क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सरल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू सिंपल। ठीक है, फर्मेंटेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ऐसे ही होता है कि कंप्लीट मॉलिक्यूल का जो है ब्रेकडाउन नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। क्लियर है? अब देखिएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है बेसिकली काम होता है, तो हम बात करेंगे कि फंगस, बैक्टीरिया, या बात करो मसल्स, ठीक है, इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इन ऑर्गेनिज्म में, इन जीवों में जो है क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। बात करें अगर अपन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली पहले के टाइम में वाइन्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, होता था। अरे बस अब देखिएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा मॉलिक्यूल जो है बनेगा? अरे बस, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, इसके बेसिस पे फर्मेंटेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेसिकली। अरे समझ में कि क्या
प्रोडक्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट क्या होगा उसके बेसिस। तो नंबर 1 जो फर्मेंटेशन होगा इसको कहेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक किण्वन। एंड सेकंड अपन बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टिक एसिड। अब एक बात देखिएगा, अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें शुरू से कि मान लो इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 3PGL एंड देन क्या बनेगा, इससे पायरुविक एसिड। और ये जो पायरुविक एसिड का ग्लूकोज से निर्माण हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं किसके द्वारा होता है, ग्लाइकोलाइसिस। किसके द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस, जो कॉमन पाथवे, जो क्या है कॉमन पाथवे है। आज बात समझो, अब ये पायरुविक एसिड क्या एल्कोहल फर्मेंटेशन करेगा या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, क्लियर है, किस प्रकार का फर्मेंटेशन होगा। आगे बात, तो हम लोगों ने ये इस प्रकार से बात की और दो प्रकार का फर्मेंटेशन पढ़ा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्लियर है। अगर बात करें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो इसमें क्या होगा देखिएगा, जो पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल है CH3 CCOH, ये क्या है, ये है आपका पायरुविक एसिड, क्लियर है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन दो प्रोसेस में या दो स्टेप में कंप्लीट होगा, कितने में, दो। फर्स्ट क्या हो रहा है कि जो पायरुविक एसिड है, जो पायरुविक अम्ल है, ये कन्वर्ट होगा टू CH3CHO, यानी कि किसमें, एसिटाल्डिहाइड प्लस CO2 रिलीज होगी, प्लस क्या होगी, CO2 रिलीज होगी। यहाँ पर अगर अपन बात करें Mg+2 जो है एक्टिवेटर होगा, और एंजाइम की बात करें स्टूडेंट, बहुत सिंपल, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, यहाँ एंजाइम यूज होगा। फिर फर्स्ट स्टेप, अब देखिएगा सेकेंड स्टेप में क्या होगा। सेकेंड स्टेप में ये होगा डियर कि जो एसिटाल्डिहाइड बना, देखो CO2 रिलीज हो रही है, क्लियर है। जो एसिटाल्डिहाइड बना है, इस एसिटाल्डिहाइड को कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड। ये एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब देखिएगा इस रिएक्शन में क्या होगा, और इस रिएक्शन में होगा कि NaDH H+ जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, NAD में प्लस, क्लियर है। अरे बस, तो इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर बात करें तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 2 ATP। मैं थोड़ा सा इसका और कंसेप्ट आपको समझा दूं कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा कि 2 NADH2 और 2 ATP आपको नेट गेन के फॉर्म में मिल रहा था, समझ आ रही। अब कैसी साइकिल हुआ आगे, तो उसमें क्या हुआ, ATP का और फॉर्मेशन या एनर्जी का और निर्माण हुआ था। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि आगे ना तो ATP बनेगी, बल्कि जो दो NADH2 थे वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। तो दो NADH2 थे वो कंज्यूम हो गए, तो अब बनी कितनी टोटल, एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 ATP का निर्माण हुआ है। आ रही बात समझ में। अब देखिएगा ये जो प्रोसेस यीस्ट और बैक्टीरिया में होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, क्लियर है। तो इसकी अल्कोहल की जो मात्रा बन रही है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं रहती है, आगे बात समझ में, एक्सक्रीट कर दी जाती है। प्लस 13% से अधिक अगर अल्कोहल यीस्ट में हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए, तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, पॉइजनस हो जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, दो स्टेटमेंट बोले यहाँ पर
अल्कोहल बन रहा है ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है और 13% से ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं रह पाती। इससे अधिक होने पर ये क्या हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, जिसे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया और ईस्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। दूसरा देखिएगा आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बताऊंगा मैं। वही सेम दो मॉलिक्यूल पायरिक एसिड के CH3COCOH, ठीक है, क्या है, पायरिक एसिड है। यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। क्लियर है? क्लियर है? और क्या बनेगा यहाँ पर, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और इसमें भी दो NADH2 क्या होंगे, यूज हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, NAD+ में। क्लियर है? आगे बस और क्या बन जाएगी, दो ATP इस सोशल में भी, इस रेस्पिरेशन में भी बन जाएगी। क्वेश्चन ये है कि देखिएगा डियर स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है, क्लियर, इसमें CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, CO2 रिलीज नहीं होती। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें आप, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। आ रही बात समझ में, इतनी समझ रहे हैं आप? क्लियर है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल्स में भी होता है कि जब मसल्स में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, कि आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, उस समय मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्लियर है? बाद में इस लैक्टिक एसिड को जो है एक स्पेशल साइकिल के द्वारा वापस जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन प्रोसेस भी हो गया। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब देखिएगा हम आगे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं इसके, जो कंप्लीट कर लेते हैं रेस्पिरेशन चैप्टर के। अब यहाँ एक आगे एक वर्ड आता है कि रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे। रेस्पिरेशन क्या है, एम्फीबॉलिक पाथवे है। कैसा पाथवे है, उभयधर्मी, उभयनिष्ठ पाथवे है। ठीक है? अब देखिएगा कैसा है, उभयधर्मी बोले, उभयनिष्ठ पाथवे। ठीक है? अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि शुरू में हमने बोला, जब रिएक्शन पढ़ी, कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक अपचय प्रोसेस है, कैटाबॉलिक है। कैसा है, कैटाबॉलिक है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, टूटना, अणुओं का टूटना। ठीक है? यहां क्या कह रहे हैं, एम्फीबॉलिक। ठीक है? दूसरा होता है एनाबॉलिक। क्या होता है, एनाबॉलिक होता है। ठीक है? आगे बस एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है निर्माण, अणुओं का निर्माण। सुनना मेरी बात को, एम्फीबॉलिक पाथवे हमने शुरू में कहा कि ये कैटाबॉलिक है, कि ग्लूकोज का, फैट का, लिपिड का, प्रोटीन का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूट रहा है, इसलिए कैटाबॉलिक बोला। ठीक है? और एक इसी का दूसरा वर्ड होता है अपोजिट, एनाबॉलिक मतलब निर्माण। तो अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। इसका मतलब रेस्पिरेशन क्या है, कि रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक भी है, एनाबॉलिक भी। मतलब इसमें अणुओं का जो है ब्रेकडाउन भी होता है, अणुओं का निर्माण भी होता है। वो कैसे, अरे बस वो कैसे? क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा, फैट टूट रहा, तो ये क्या हो गया, कैटाबॉलिक हो गया। ठीक है? अरे लेकिन रेस्पिरेशन के कई सारे मध्यवर्ती है। कई सारे क्या है, मध्यवर्ती है। मध्यवर्ती यौगिक इंटरमीडिएट है, जो अन्य यौगिकों के निर्माण में सहायक होते हैं या दूसरे पाथवे में भी इन्वॉल्व होते हैं।
पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड ठीक है, पायरुविक एसिड। अब देखिएगा पायरुविक एसिड जो है किसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ठीक है। या अपन बात करें आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात करें, ठीक है। या अपन बात करें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की बात करें, ठीक है। या अपन बात करें ऑक्सलो एसिटिक एसिड की, क्लियर है। या अपन बात करें अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड की। तो ये जो है इंटरमीडिएट मध्यवर्ती यौगिक है, ठीक है, इनकी बात करें अपन लोग तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट के रूप में, कहीं ना कहीं यौगिकों के निर्माण के रूप में जो है क्या आते हैं, काम में आते हैं। आगे बात समझ में, जैसे अपन बात करें एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये कैरोटीनॉइड के निर्माण के लिए बात करें हम लोग जिब्रेलिन के निर्माण में, ठीक है, टर्पीन के निर्माण में, क्लियर है। आगे बात समझ। अगर सक्सिनाइल की बात करें तो क्लोरोफिल के निर्माण में, साइटोक्रोम के निर्माण में, ठीक है। अगर हम ऑक्सलो एसिड की बात करें तो एल्केलॉइड के निर्माण में, ठीक है। और अगर अल्फा कीटोग्लूटारिक की बात करें तो अमीनो एसिड के निर्माण। देखिए डियर स्टूडेंट, हम कह रहे हैं कि एम्फीबोलिक किस प्रकार से बना रहे हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबोलिक है, अपचय प्रोसेस है आगे बात समझ में, अपचय प्रोसेस है। लेकिन मध्यवर्ती के रूप में ये अन्य जो रेस्पिरेशन के जो मध्यवर्ती है कुछ, ये अन्य यौगिकों के निर्माण में भी काम में आते हैं। यानी कि किस में आ रहे हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस में आ रहे हैं, यानी कि उपचय के जो है काम में आ रहे हैं। तो अपचय और उपचय दोनों हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहना ठीक है, एम्फीबोलिक पाथवे कहना ठीक है। आगे बात समझे, ऐसे कई सारे जो है, अब बात करें कि और भी यौगिक है जो मध्यवर्ती के रूप में दूसरे पाथवे में जो है क्या होते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। अब हम विभिन्न पाथवे का, मॉलिक्यूल का आपस में इंटररिलेशनशिप देखें। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जनरली कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज या सिंपल शुगर, सरल शुगर, शर्करा है, इसमें ब्रेकडाउन। अगर हम बात करें कि लिपिड की, तो लिपिड का लाइपेज के प्रेजेंस में इसमें ब्रेकडाउन होगा। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा प्रोटीजेज के प्रेजेंट में अमीनो एसिड में। क्लियर? अरे बात समझ। अब हमने देखा था कि ये जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा 3-PGL और DHAP में कन्वर्ट, देन उसके बाद इससे क्या बना, पायरुविक एसिड बना, देन उसके बाद क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, और देन जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए का एंटर हो गया केसी में। तो अब जो लिपिड के हैं, जो इंटरमीडिएट लिपिड के मॉलिक्यूल है, वो देखो ग्लिसरॉल जो है डायरेक्ट किस में इन्वॉल्व होगा, किस में कन्वर्ट होगा, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। क्लियर है? ठीक है। फैटी एसिड जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और अमीनो एसिड इन्वॉल्व होगा पायरुविक एसिड में। तो ये
विभिन्न जो है पाथवे का आपस में क्या है, इंटर रिलेशनशिप है आपस में। क्लियर है। मेटाबॉलिक पाथवे, उपापचय पाथवे का जो है क्या है, आपस में अंतर क्रियाएं हैं कि जो लिपिड जो है उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा तो किस प्रकार से रेस्पिरेशन में एंटर करेगा। प्रोटीन है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, किस प्रकार से रेस्पिरेशन में एंटर होगा। क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि एसिटाइल कोएंजाइम एक यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि लिपिड, प्रोटीन, ग्लूकोज सब में, क्लियर है, मीडिएटेड मॉलिक्यूल की बात करें कौन सा होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल सबके पाथवे में आएगा। क्लियर है। सबके पाथवे में आएगा कौन सा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि देखो पायरुविक एसिड यहाँ फैटी एसिड में नहीं आ रहा। क्लियर है। DHAP अमीनो एसिड की जो है पाथवे में इन्वॉल्व नहीं होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए सबके पाथवे में इन्वॉल्व होगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आ रही बात समझ में। क्लियर है। तो ये अपने पास एम्फीबोलिक पाथवे की यहाँ पर बात होगी। क्लियर है। अब हम इसका जो है एक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो लास्ट टॉपिक इसका बच गया अपने पास और वो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। आ रही बात समझ में। वो है अपने पास RQ। क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ, श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ। ठीक है। ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। RQ कैसे निकाला जाता है देखिएगा, बहुत सिंपल है। RQ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। आगे बात समझ। निष्कासित CO2 का आयतन, निष्कासित CO2 का आयतन अपॉन उपयोग की गई O2 का आयतन, इसे अपन क्या फाइंड कर लेंगे, श्वसन गुणांक RQ। ठीक है। और RQ पता होने पर हम ये भी पता कर सकते हैं कि श्वसन की अभिक्रिया में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, श्वसन जो है अभिकारक क्या है। क्लियर है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का RQ। ठीक है। तो आप जानते हैं C6H12O6 plus 6O2 gives them 6CO2। क्लियर है। प्लस 6H2O आरी बात समझ में, प्लस क्या होगा, ऊर्जा बनेगी। क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। ठीक है। आरी बात समझ में। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले और कार्बोहाइड्रेट का RQ निकाले तो क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग देखो श्वसन में कितनी CO2 यूज हो रही है, कितनी CO2 इवॉल्व हो रही है, 6 CO2। कितनी कंज्यूम हो रही है O2, 6O2। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना हो गया भाई, 1। क्या हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट हो गया। क्या हो गया, यूनिट हो गया। आरी बात समझ में। क्लियर है। अरे दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर कि फैट का जो है RQ क्या होगा, फैट में हम जो है मुख्य एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं ट्राइफार्मेटिन। क्या लेते हैं, ट्राइफार्मेटिन। आरी बात समझ में। ठीक है। 2C51 H98 O6 plus 145 O2 gives them 102 O2 plus 90
रिएक्शन को, ये क्या है, ये ट्राइपामेटीन है। आरी बात समझ क्या है, ट्राइपामेटीन है। आरी बात समझ। अब ट्राइपामेटीन की बात कर रहा हूं, तो क्या है, कितनी O2 है, कितनी CO2 इवॉल्व हो रही है इसमें, कितनी CO2 इवॉल्व हो रही है, 102। ठीक है, तो लिख दिया 102 क्या CO2 डिवाइड बाय 145 O2। क्लियर है। तो अपना जो है कैलकुलेट करेंगे, आंसर क्या आएगा 0.7। इसका मतलब फैट का जो है RQ क्या हुआ 0.7, 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। इसी प्रकार हम बात करें किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रोटीन का RQ आएगा 0.9। क्या आएगा 0.9। ये 1 से कम आने का मतलब क्या समझ रहे हो, 1 से कम आने का मतलब आप ये समझ रहे हो कि ये जो मॉलिक्यूल है, चाहे फैट है प्रोटीन है, इनमें खुद में ऑक्सीजन के नंबर कम है और बाहर से ज्यादा अवशोषित करने पड़ रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, उसको ऑक्सीडेशन के लिए मॉलिक्यूल के आरे से बाहर से ज्यादा अवशोषित करने पड़ रहे हैं। आरे बात समझ में। इसी प्रकार से अगर हम जो है पता करें कुछ कार्बनिक यौगिकों का, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में जैसे हम लोग बात करें ऑक्सैलिक एसिड का, किसका, ऑक्सैलिक अम्ल का बात करें तो कितना आएगा अपने पास RQ 4। अगर अपन बात करें किसके बारे में, मैलिक एसिड के बारे में बात करें तो आंसर आएगा अपने पास 1.33। इसी प्रकार से अपन लैक्टिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो 1.14। क्लियर है। तो ये किसका हो जाएगा, कार्बनिक यौगिकों का क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट का क्या आया 1, फैट का क्या आया 0.7, प्रोटीन का क्या आया 0.9 और कार्बनिक जो है अम्ल है, ऑर्गेनिक एसिड है, उनका क्या आ रहा, मोर देन 1 आ रहा। क्या आ रहा, मोर देन 1 आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, एक और यहाँ पर रीजन बताया, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेयर में इनमें ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, अधिक है। ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, अधिक है, इसलिए बाहर से O2 कम एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। समझ में आया कि इन यौगिक जो एसिड है इनमें ऑक्सीजन का अनुपात कार्बन और हाइड्रोजन की तुलना में अधिक है, तो बाहर से कम O2 की यूज करना पड़ रहा है। और ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, CO2 ज्यादा इवॉल्व होगी और O2 क्या होगी, कम यूज होगी। क्लियर है। हम 5th पे चले। अगर हम निकालना चाहे, अगर एनएरोबिक हम निकालना चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का RQ निकालना चाहे तो आप जानते हैं क्या होगा, C6H12O6। क्या O2 यूज होगी, नहीं होगी O2 यूज, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। क्लियर है। तो क्या होगा 2CO2 आरी बात समझ में, प्लस क्या होगा, एनर्जी होगा। आरी बात समझ में, और C2H5OH या लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें अगर बात करें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो कितनी CO2 निकली, 2CO2, O2 है 0। अरे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का RQ क्या होगा, इनफाइनाइट क्यों होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं, ऑक्सीजन यूज नहीं होती है, ऑक्सीजन यूज नहीं होती, लेकिन 2CO2 निकलती है। तो आप जानते हैं 2CO2 दिखाई दे रहा है आपको, 2CO2 अपॉन 0O2, तो 2/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब लास्ट एक बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन लोग, वो कर रहे हैं ज़ेरोफाइट्स प्लांट, मरुभूमि पादपों की, डेजर्ट प्लांट की बात करें, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा O2 यूज होगी, लेकिन CO2 रिलीज नहीं होगी। CO2 रिलीज नहीं होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, CO2 रिलीज नहीं होगी। आगे बात सुनो, तो यहाँ क्या होगा, O2 ठीक है 0 CO2 अपॉन 2O2। आगे बात सुनो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो डायरेक्ट याद रखिए कि ज़ीरोफाइट्स प्लांट का जो है RQ क्या आएगा 0। ज़ीरोफाइट्स प्लांट का RQ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये
आज अपन लोगों ने रेस्पिरेशन से जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारी कुछ बातें कर ली है, कोई भी टॉपिक पीछे नहीं रहा है। एक वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो अपन कल हो सकता है कर ले, और नहीं भी करे तो उससे कोई इश्यू नहीं है। आ रही बात समझ में? थैंक यू सो मच।